हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे पिछले 3-4 वीडियो से, जो आपको मैंने स्टार्ट किया था इस चीज से कि आपके सॉकेट के अंदर जो वोल्टेज प्रेजेंट है उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी। उसके साथ अगर हम डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस को प्लग इन करें तो ये आपके अप्लायंसेस ही हैं एक्चुअली। अप्लायंस कंटेनिंग ओनली आर, अप्लायंस कंटेनिंग ओनली एल, अप्लायंस कंटेनिंग ओनली सी, अप्लायंस कंटेनिंग आर एल, अप्लायंस कंटेनिंग आर एल, सॉरी आर सी, एंड नाउ द लास्ट वन, द लास्ट वेरिएशन ऑफ ऑल दिस इज अप्लायंस कंटेनिंग आर एल एंड सी। तीनों चीजें अगर उसके अंदर प्रेजेंट हैं तो अब क्या होगा। इस एनालिसिस को करने से पहले एक बात जरा ध्यान दो, आप एक बात का बड़ा खास ध्यान दो कि जब प्योर एल था तो क्या हुआ, 90 डिग्री लैगिंग। करंट की बात ही हम करते हैं, मैं सिर्फ बोलूंगा ना एल तो 90 डिग्री लैगिंग, तो मैंने बोला नहीं कुछ भी करंट वोल्टेज, लेकिन आपने ऐसे ही याद रखना है 90 डिग्री मतलब इंडक्टर करंट को लैग करने की कोशिश करता है, ये लैगिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। कैपेसिटर लीडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, इसीलिए आरएल सर्किट लैगिंग था, 90 डिग्री नहीं था, लेस देन 90 था, लेकिन लैगिंग जरूर था। आरसी लीडिंग था, 90 डिग्री नहीं था, लेकिन लीडिंग जरूर था, लेस देन 90 था। सबसे सही कंसर्न तब आता है जब आरएलसी सर्किट की बात आती है। तीनों चीजें अगर इसके साथ प्रेजेंट हैं, आर बी, एल बी और सी बी, तो क्या होगा। यह बंदा चाहता है कि मैं लैगिंग बनाऊं सर्किट को, यह बंदा चाहता है कि मैं लीडिंग बनाऊं सर्किट को, तो अल्टीमेटली कैसा होगा, अल्टीमेटली होगा जो जीतेगा उसके अकॉर्डिंग सर्किट बिहेव करेगा। आई मीन टू से जिसकी डोमिनेंस होगी। अब ये डोमिनेंस मेजर कैसे करें, इंडक्टर के यूनिट्स तो होते हैं हेनरीज, कैपेसिटर के यूनिट तो होते हैं फैरेड, विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड। हम कैसे बोल सकते हैं कि 2 हेनरी बड़ा है कि 5 फैरेड बड़ा है। नो, डोंट कमेंट ऑन इट प्लीज, कमेंट करके बेइज्जती नहीं करो अपनी। ये दोनों चीजें अलग अलग यूनिट्स हैं, इनको मैं कंपेयर कैसे करूं। तो क्या मैं इन दोनों को सेम यूनिट्स में ला सकता हूं? यस, आई हैव अ फैक्टर जिसका नाम है एक्सएल और एक्ससी। याद आया आपको? एक्सएल के यूनिट्स भी ओम्स होते हैं, एक्ससी के यूनिट्स भी ओम्स होते हैं। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल के, एक्ससी बराबर होता है 1 ओमेगा सी के, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है, सबसे खास इंपॉर्टेंस है ये। नाउ आई कैन कंपेयर कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है या कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है। आई विल से लाइक दिस, क्या इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, लैगिंग बनाना सर्किट को। कैपेसिटिव इफेक्ट क्या है, सर्किट को लीडिंग बनाना, क्योंकि आर तो कुछ करता नहीं है खास, आर तो इन फेज ही करता है, ना वो लीडिंग करता है ना लैगिंग करता है। इसलिए सारी गेम किन दोनों के बीच में चल रही है, लीडिंग और लैगिंग की, ये गेम चल रही है एल और सी के बीच में। तो प्लीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव है सर्किट मतलब लैगिंग है, कैपेसिटिव है सर्किट मतलब लीडिंग है। और जब मैं सर्किट को बोल रहा हूं लीडिंग लैगिंग, अजीब लग रहा है सुनने में, सर्किट लीडिंग लैगिंग, करंट वोल्टेज लीडिंग लैगिंग हो सकते थे, ये सर्किट कैसे लीडिंग लैगिंग है। जब मैं बोल रहा हूं कि सर्किट लीडिंग लैगिंग है, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि करंट लीडिंग है या लैगिंग है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, बोलने को हम वोल्टेज को भी बोल सकते हैं, करंट को भी बोल सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन है, और वो कन्वेंशन का कारण भी क्या है, उस कन्वेंशन का कारण है वी आर ऑलवेज गिवन विद द वोल्टेज। मेरे पास सॉकेट में क्या अवेलेबल है, वोल्टेज। अप्लायंस लगाऊंगा तो वो करंट ड्रॉ करेगा, इसलिए करंट की टर्म्स में बोला जाता है। अगर आपका अप्लायंस लैगिंग है, इसका मतलब ये होता है सर्किट लैगिंग, अप्लायंस लैगिंग, एक ही बात हुई। अगर आपका अप्लायंस लैगिंग है, आपका सर्किट लैगिंग है, दैट मीन्स दैट सर्किट ड्रॉज द करंट which is lagging to its voltage by some angle। वो एंगल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, दैट इज द सेपरेट इश्यूज जो हम न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं। आर का किया पहले, आर, प्योर एल, प्योर सी, आर एल, आर सी। नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज आर एल सी। और ऑब्वियसली जब आर एल सी को मैं अच्छे से स्टडी कर दूंगा ना, इसके अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा आर एल भी, उसके अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा आर एल सी भी। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पहले मैं दूंगा इसका, फिर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने एलसीआर सर्किट पेपर में आएगा तो उसको कैसे लिखना है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं इसका ओवरव्यू दूंगा आपको कि इसका क्या, किस तरह से कहानी चलेगी। ये हमारा सर्किट है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। अगर इस सर्किट के ऊपर ही सिर्फ मैं बात करूं तो आप मुझे सिर्फ बता दो यहां वोल्टेजेस कितनी इन्वॉल्व हैं, यहां कितनी वोल्टेजेस हैं इस सर्किट के अंदर, कितनी। अब मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा जिससे आपका आर एल आर सी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। वी आर, वी एल,
वीसी और आई, देखो ठीक है, ये आई और ये सारी क्वांटिटीज जो हैं ये सब की सब साइनोसाइडल क्वांटिटीज हैं। और एक और टोटल वोल्टेज वीटी, जो टोटल वोल्टेज वीटी है दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों का सम। और तीनों ये साइनोसाइडल हैं, तीनों इन फेज नहीं है, बिल्कुल एक साथ नहीं है, ये अलग अलग इनके बीच में एंगल्स आएंगे। वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज अगर मैं इनको टाइम डायग्राम से एनालाइज करने की कोशिश करूं तो। इसलिए रेस्क्यू में हमारे कौन आता है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से हम इसको ज्यादा बेटर तरीके से डिराइव कर सकते हैं। और फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वी विल गो बैक टू द अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली साइन वेव से होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती फेजर से। फेजर से कैलकुलेशन सिंपल हो सकती है, फेजर से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी 5 क्वांटिटीज जो मैंने यहां लिखी हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज साइनोसाइडल इन नेचर है, इनके ग्राफ साइनोसाइडल हैं और सारे के सारे शिफ्टेड हैं। हर मतलब शिफ्टेड आई मीन टू से कि इनके बीच में फेज डिफरेंस है, सबके बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन कहानी इस तरह से चलनी है और इसको, ये डायग्राम अपने दिमाग में रखो, आपने कॉपी पे ड्रॉ कर ली होगी, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब मैं इसके आगे की कहानी बताऊंगा, मैं इसकी फेजर डायग्राम्स बनाऊंगा और ध्यान देना जरा कैसे। अब इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको मेनली दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने ये फेजर डायग्राम बनाई, करंट को मैंने रेफरेंस ले लिया, आपको मैंने आरएल में भी बताया, आरसी में भी बताया, रीजन भी बताया। वीआर मैंने कहां बनाया ये आपको पता होना चाहिए। मैंने वीएल कैसे बनाया, लीडिंग बनाया करंट से 90 डिग्री, वीसी मैंने लैगिंग बनाया। वीएल और वीसी आपस में आउट ऑफ फेज होंगे, उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, हमें मालूम होना चाहिए इतनी बातों का, ठीक है। अब मैं यहां पर इन तीन फेजर्स या 3 वेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूं, वीएल, वीसी और वीआर को, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वीएल और वीसी को ऐड करना बहुत आसान है, वो डायरेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिशन में, इसलिए सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। और अल्टीमेटली आपका ये जो नेट बनेगा, ये जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया, व्हाट इज दिस, दिस इज वीएल माइनस वीसी, दिस इज वीएल माइनस वीसी। और ये यहां से आपका, अब वीएल माइनस वीसी और किसको ऐड कर रहा हूं मैं, वीआर को, वीएल माइनस वीसी और वीआर को ऐड कर रहा हूं और ये बन गया आपका वी, नेट वोल्टेज वी, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज वीएल माइनस वीसी, आप लिख लेना, यहां जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये लिखा, मुझे एक और बात पता चली, ये फेजर डायग्राम आपने किसके लिए बनाई, हमने बनाई जब वीएल बड़ा होगा वीसी से। अरे ये कब होगा बड़ा, हम करते हैं आई एक्सएल ग्रेटर देन आई एक्ससी, आई कैंसिल कर दो, यानी कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। तो ये अल्टीमेटली किसके लिए बना, ये अल्टीमेटली किसके साथ बना, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी के लिए बना। दिस इज एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। तो ये इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पहली डायग्राम जो मैंने बनाई, दिस इज फॉर कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव। इंडक्टिव बोले तो मैंने अभी बताया आपको, इंडक्टिव का मतलब है कि ये सर्किट क्या होगा, लैगिंग होगा। सर्किट लैगिंग मतलब करंट लैगिंग होगी, दिख भी रही है, कितने एंगल से लैगिंग है, फाई एंगल से लैगिंग है। तो ये हमारा पहला केस आया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं सेकंड केस बनाऊं, वहां पे मैं वीसी को बड़ा करूंगा, किससे, वीएल से। ये सेकंड केस आएगा, देखो ये मैंने क्या बनाया, आई, ये कौन आ गया, वी आर। अब मैं वीसी को बड़ा रख रहा हूं, मैं केस बता रहा हूं दुनिया को कि भाई ये देखो, इसमें ये भी तो केस हो सकता है, ये लो भाई, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पे इसका जो नेट आएगा, ये वीसी माइनस वीएल, क्या आएगा, वीसी माइनस वीएल, ठीक है। और इन दोनों का सम ये आ गया वी। यहां पे कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है, इस केस में एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल होगा। वो जैसे मैंने ये प्रूव किया वैसे ये भी आप भी करो, दिस इज फॉर एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल। और यहां पे करंट लीडिंग है, इस केस में करंट लीडिंग है, मतलब ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा अगर ऐसा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, आरएल जैसा। जो आरएल में मैंने बनाया ना टाइम डायग्राम्स, आप लिख लो अपने पास चाहे कि टाइम डायग्राम्स कैसी बनेंगी, आरएल जैसी। इस केस में कैसी बनेंगी, आरसी जैसी। अपने पास नोट करके रखो ये बात कि अगर आपको टाइम डायग्राम्स बनानी पड़े इनकी एलसीआर सर्किट की, तो इस तरह से बनेंगी, ठीक है। जर्नली अगर पेपर में आता है ना, तो जो लोग एक ही फेजर डायग्राम बनाते हैं ये वाली, लेकिन आप तीनों फेजर डायग्राम बनाओ, तीनों। आप बोलोगे तीसरी कौन सी सर, तो तीसरी मैं बताता हूं आपको, तीसरी ये,
ये कौन बनाया? आई। ये क्या बनाया भाई आपने? वी आर। और ये देखो, अब मैंने वी एल और वी सी बराबर बनाए। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये एक अलग टॉपिक भी है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। अभी मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, हमारे लिए तो ये एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट है जिसमें बाई चांस ऐसा हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट और कैपेसिटिव इफेक्ट दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अल्टीमेटली जीत कौन गया? रेजिस्टेंस। लड़ ये दोनों रहे थे, लेकिन एक दूसरे को बराबर कर गए। बराबर कर गए तो अल्टीमेटली सर्किट कैसा बिहेव करेगा? इंडक्ट करंट और वोल्टेज इधर क्या आएंगे आपस में? ये आपकी नेट वोल्टेज किसके बराबर आई? वी आर के। तो वोल्टेज और करंट किसके क्या हो गए? इन फेज। इसकी 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 टाइम डायग्राम कैसी बनेगी? प्योर आर जैसी, प्योर आर जैसी। और आपको मालूम है, मैं जब टाइम डायग्राम्स बनाता हूं तो आपको बड़े क्लियरली मालूम है, टाइम डायग्राम जब बनाता हूं तो बड़ी क्लियरली मालूम है कि हम पावर की भी डायग्राम मैं उसके साथ बनाता हूं, तो आप भी बनाओ, कोई इशू नहीं है बनाने में। ठीक है, पावर पे अलग क्वेश्चन भी आता है पेपर में, इसलिए पावर, और जब अलग क्वेश्चन आएगा ना, वो लोग क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं। वो कई बार लिख देते हैं पावर इन एसी सर्किट्स, तो पावर इन एसी सर्किट्स को बोलेंगे तो वो मेंशन नहीं करता है सर्किट आरएल लेना है, आरसी लेना है या आरएलसी लेना है। तो अब क्या करें, अब पूछते हैं क्वेश्चन इस तरह से, तो फिर आपने उस समय आरएलसी वाला ही करना है। इसीलिए पावर की पूरी डेरिवेशन मैं इसके अंदर कवर करता हूं। ठीक है, जबकि पावर आरएल में भी है, आरसी में भी है, हर जगह है, प्योर एल में भी है, प्योर सी। वहां पे मैंने सिर्फ आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया कि वो रिजल्ट कब जीरो आता है, कब एवरेज पावर जीरो आती है, कब एवरेज पावर नॉन जीरो आती है, वो सब मैंने आपको बताया है। लेकिन अब यहां पे मैं पूरा आपको ड्राइव करके दूंगा, लेकिन तीनों में से एक ही कंडीशन में करूंगा। आरएल ये वाली कंडीशन हम जनरली चलते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन जरूर मेंशन करनी चाहिए एग्जाम में, जब हम क्वेश्चन करने लगे कि we are considering the circuit to be inductive in nature. Inductive in nature means ब्रैकेट में लिख देंगे XL greater than XC, और उसके लिए मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं, और जितनी भी मेरी बाकी की डेरिवेशन है वो सब किसके बेसिस पे चलेगी? व्हेन XL is greater than XC। तो आपने RL के लिए फिर पूरी डायग्राम, मैंने आपको जर्नल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अभी भी जस्ट ये जर्नल इंफॉर्मेशन है, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है RLC सर्किट का, जिसमें अंदर मैंने आपको ये बताया कि देयर कैन बी सो मेनी वेरिएशंस, ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो लीडिंग लैगिंग, यहां पे क्या आया सर्किट? बट एक्सपेक्टेड है, क्या था यहां पे फर्स्ट केस में? लैगिंग। यहां पे बट के ऑब्वियस है, क्या आएगा? लीडिंग। और यहां पे कैंसिल ही कर गया एक दूसरे को, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा? इन फेज, इन फेज। ठीक है, तो ये आपने बातें याद रखनी है, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब इस आरएलसी सर्किट में अगर आपको इंपीडेंस ट्राइंगल के बारे में बोला जाएगा कि इंपीडेंस ट्राइंगल, व्हाट इज इंपीडेंस ट्राइंगल, बाकी जितनी जगह आपने इंपीडेंस ट्राइंगल बनाई वो नहीं आपने बनानी है, क्योंकि वो लोग स्पेसिफाई नहीं करते आपको कि आपको किसकी इंपीडेंस ट्राइंगल बनानी है। तो अगर इंपीडेंस ट्राइंगल जर्नल पूछा जाए, जब भी जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल बिना मेंशन किए कि आरएल का बनाओ, आरसी का बनाओ, आरएलसी का बनाओ, किसका बनाना है, तो आपने फिर आरएलसी का ही काम करना है। जैसे मैंने आपको पावर के बारे में भी बोला कि पावर में भी वो मेंशन नहीं करते कि किसका करना है। ठीक है, एसी सर्किट्स लिख देंगे सीधा, गलत है उनका क्वेश्चन पूछना, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अगर वो ऐसा जर्नल पूछते हैं तो जर्नल में आप आरएलसी ही बताओगे, जस्ट माइंड इट। तो ये मैं इंपीडेंस ट्राइंगल की तरफ बढ़ रहा हूं। आपको पहले भी मैंने आरएल में भी करके दी सेम डेरिवेशन। देखो हमने यहां फेजर डायग्राम बनाई है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस फेजर डायग्राम, नीट एंड क्लीन बनी हुई बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर? जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा, आधे बंदे यहां से लेते हैं फिर। ठीक है, तो इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, बस आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए वीएल माइनस वीसी कहां बनाया है मैंने। मैं किन दो वेक्टर्स, किन दो फेजर्स का सम ले रहा हूं, एक मैं वीआर को कंसीडर कर रहा हूं, एक मैं वीएल माइनस वीसी को ले रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ लगाते टाइम। ठीक है, तो क्लियर आपने ये बनानी है। उसके बाद मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि यहां पे वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लैग कर रही है, तो करंट लैग करनी थी क्योंकि आपने वीएल बड़ा बनाया वीसी से। जब आपने वीएल बड़ा बनाया तो एक्सपेक्टेड था, ये मैंने आपको तीनों पहले बना के दिखा दी फेजर डायग्राम्स। अब देखो यहां क्या है, ये सब हमने डिराइव किया, यहां से मैंने इंपीडेंस ड्राइव कर लिया। देखा आपने, मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारा है, मैं बता देता हूं आपको। मैंने एक स्टेप बीच में लिखना चाहिए था, क्या? वी आर को आई आर लिखना था, वी एल को आई एक्सएल लिखना था, वीसी को आई एक्सी निकलना था, फिर आई को कॉमन लेना था और आई को डिवाइड करना था, जो मैंने आपको आरएल और आरसी में करके दिया है। दैट इज वाई मैंने यहां पे शॉर्टकट मारा कि आपको वहां पे आइडिया है इस चीज का, इसलिए आप डायरेक्ट लिख पाओगे कि Z इक्वल टू आरएलसी सर्किट में किसके बराबर आएगा। आपको याद दिलाता हूं, आरएल सर्किट में आया था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आरसी सर्किट में आया था आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, लेकिन आरएलसी सर्किट में आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जो मैंने लिखा है। दूसरी बात ये, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको ये याद है Z, तो आपको क्या करना है आरएल का याद करके और आरसी का याद करके?
आप हर सर्किट को आरएलसी सर्किट बनाओ, जिसके अंदर आरएल होगा बोलो उसमें एक्सी 0 है, जिसमें आरसी होगा उसमें बोलो एक्सी 0 है, जिसमें आरसी होगा उसमें बोलो एक्सएल 0 है, जिसमें आरएल होगा उसमें बोलो एक्सी 0 है। तो बस अपने आप आंसर आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। tan phi भी मैंने यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके लिख लिया, ये VL माइनस VC है और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर आपको इसी तरह से यहां पे भी हम आई कॉमन लेते थे, इफ यू रिमेंबर, यहां पे भी हम आई कॉमन लेते थे इस tan वाले फॉर्मूले में, इसमें भी आई कॉमन लेके फिर ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, tan phi इज ऑल्सो इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, जो मैंने RL और RC में भी आपको बताया था। प्लीज जरा ढंग से इसको कॉपी पे लिख लेना। ये देखो, ये सिंपल, आपको सब समझ आएगा। ये हम क्योंकि RL और RC में करके गए हैं ना, तो इसलिए आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती कि ये हमने बना लिया। टाइम डायग्राम मैंने RLC में बनाई नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टाइम डायग्राम इसकी क्या बनाऊंगा। 3 तरह की टाइम डायग्राम इसमें बन सकती है, वो मैं आपको पहले फर्स्ट पार्ट में बता दिया कि टाइम डायग्राम इसकी जो बननी है पावर को इंक्लूड करके इवन, वो 3 तरह की बनेगी, एक RL जैसी, एक RC जैसी और R जैसी। वो कैसे बनेगी वो आपको मैंने बताया। ये इंपीडेंस ट्रायंगल मैंने बना दी, इंपीडेंस ट्रायंगल में भी ये एंगल फाई होता है। आपको बताया भी था कि इंपीडेंस ट्रायंगल और वोल्टेज ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं हमेशा, हमेशा दे आर सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर होने की वजह से इनके एंगल भी बराबर होंगे, इसलिए Z और R। और मैंने आपको एक और लास्ट टाइम बात बताई थी कि cos phi इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन पावर कैलकुलेशंस, इसलिए इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, बताया है मैंने। और इट इज़ इक्वल टू R/Z होगा, इस ट्राइंगल से हमने निकाल लिया। और ये बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए कि cos phi इज इक्वल टू R/Z होता है, हम यूज़ करेंगे कभी। तो ये आ गई आपकी इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल के बारे में पेपर में पूछेंगे तो हमने RLC सर्किट बनाना है, फेजर डायग्राम बनानी है, जहां मैंने बोल देना कि भाई मैंने जो फेजर डायग्राम बनाई है उसमें मैं कंसीडर कर रहा हूं कि दिस सर्किट इज इंडक्टिव इन नेचर। इंडक्टिव इन नेचर मीन्स कि XL बड़ा है XC से, XL बड़ा है XC से मतलब VL बड़ा है VC से, एंड सो ऑन एंड वी कैरी ऑन विद दिस। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। देखो, पावर कैलकुलेशन करने लगा हूं और सबसे पहले मैंने VT और IT को लिखा है। जब मैंने VT और IT को लिखा तो VT तो आपको मालूम है VM sin ओमेगा t है, वो तो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। वोल्टेज थोड़ा डिपेंड करेगी कि इंडक्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव है, जो मर्जी है, वो तो गिवन है। हम करंट ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द अप्लायंस, बहुत बार आपको ये बातें बता दी। करंट जो आई है उसमें मैंने क्या लिखा, IM sin ओमेगा t माइनस फाई। हर बुक में माइनस फाई से ही कैलकुलेशन की गई है, मैंने भी आपको माइनस फाई से ही बता रहा हूं इसलिए। लेकिन आपने ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि RLC सर्किट पढ़ रहा हूं, यहां पे प्लस फाई भी हो सकता है, यहां पे प्लस फाई भी हो सकता है, प्लस माइनस फाई कुछ भी हो सकता है यहां पे। लेकिन मैंने लिख देना है कि उसके लिए भी सेम रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन मैं कैलकुलेशन जो करके दिखा रहा हूं, दिस इज फॉर इंडक्टिव सर्किट। व्हेन आई अज्यूम इन माय RLC सर्किट XL इज ग्रेटर देन XC, प्लीज ये अपनी लैंग्वेज में लिख के रखना, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप एग्जाम में भी इसको लिखो। तो जब मैंने इसको लिखा, फिर मैं कैलकुलेशन क्या करने वाला हूं, मैं PT निकालने वाला हूं। ये देखो नेक्स्ट, PT इक्वल टू VT इंटू IT लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे 2 यहां चाहिए था, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ट्वाइस साइन जो होता है, दिस इज कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम। ठीक है, तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा आपको। कॉस डिफरेंस मतलब कॉस A माइनस B, ठीक है, A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। ठीक है, तो ये आएगा, इसमें ये A की वैल्यू है और ये B की वैल्यू, ये आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, 11th क्लास में हमने किए थे ये फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे आएगा आपका कॉस डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस वो आ गया कॉस फाई, करके देखो, ओमेगा टी माइनस ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस फाई, तो ओमेगा टी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस के कारण कॉस फाई आ गया, फाइन। और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई, दोनों का सम। ठीक है, तो ये बन गया आपका आंसर। इसमें 2 टर्म्स हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स हमें नजर आ रही हैं, मैं उनको दोबारा लिख के देता हूं, आप अच्छे से पेपर में भी लिख। इस हमारी कैलकुलेशन के अंदर 2 पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट है हमारा ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर टाइम का कोई नामो निशान नहीं है, और एक पार्ट है ये वाला जिसमें कॉस है ये वाला, और इसमें मैंने 2 मिसिंग है, 2 लिखना जरूर। ठीक है, 2 जरूर होता है। कॉस मैंने आपको पहले भी बताया था, पावर के फॉर्मूले में आपको 2 जरूर दिखाई देगा, तो 2 जरूर दिखाई देगा, इस तरह से ये आएगा आपका। ठीक है, और इसका एवरेज, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, आपने पेपर में ऐसे ही लिख देना है इसको, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। और जब सेकेंड टर्म का हम एवरेज लेते हैं ना, कॉस और साइन का एवरेज फॉर फुल साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू 0।
मतलब सेकंड टर्म का एवरेज, जो ये सेकंड टर्म है ना, इसका एवरेज कितना आएगा, एवरेज ऑफ सेकंड टर्म, आप अच्छे से ऐसे लिखोगे पेपर में, ओवर द फुल साइकिल, ओवर द फुल साइकिल इज 0। ठीक है, वो 0 आएगा क्योंकि cos 2 ओमेगा है। तो cos कर्व हो या साइन कर्व हो, देखो साइन कर्व ऐसा होता है, इसका एवरेज क्या होता है 0, साइन, और ये चलता जा रहा है ना, ठीक है, और साइन कोसाइन कर्व हो, इसका भी पूरे साइकिल के लिए एवरेज क्या होता है 0। अगर मैं शिफ्टेड कर दूं साइन वेव को तो क्या होगा उससे, तब भी 0। तो ये शिफ्टेड ही है, -5 मीन शिफ्टेड है। तो इसलिए साइन कर्व हो या कॉस कर्व हो, इसमें भी कॉस है लेकिन टाइम नहीं ना है, इसलिए ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेकिन ये वाली टर्म, सेकंड टर्म चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए सेकंड टर्म का एवरेज 0 आएगा, सेकंड टर्म का एवरेज 0 आएगा ओवर द फुल साइकिल। और ये आपने लिख देना है पेपर में, और इसलिए हमारा पी एवरेज क्या बन जाएगा वो मैं लिख के दे। तो ये आ गया आपका एवरेज पावर। देखो मैंने कैसे लिखा, वी एम आई एम, सेकेंड टर्म का एवरेज 0 हो गया, इसलिए पी एवरेज, यहां मैंने अब पी एवरेज लिखा है। ठीक है, √2 मैंने टू को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, इसलिए इसके नीचे भी √2 डाल दिया, इसके नीचे भी √2 डाल दिया। वी एम अपॉन √2 अभी बताया था आपको मैंने, वी आर एम एस होता है और आई एम अपॉन √2 आई आर एम एस होता है। cos 5 पावर फैक्टर होता है, इसीलिए पावर फैक्टर है ये कि एवरेज पावर जो है वो इससे मल्टीप्लाई करके ही मुझे मिलती है। v इंटू आई हमारा डीसी में हमारे फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज पावर वहां क्या होती थी, v इंटू आई, लेकिन यहां पे क्या होती है, v इंटू आई इंटू cos 5, एंड दिस फैक्टर cos 5 इज कॉल्ड cos पावर फैक्टर। एंड व्हाट इज फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, और cos 5 की वैल्यू आपको मालूम है R/Z भी होती है, आप ऐसे सब चीजें ये याद रख सकते हैं। ये मैंने वोल्टेज की वेव फॉर्म बना दी, Vm साइन मैं अभी बना, पावर जब आएगा पेपर में तो पावर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RLC का, इसलिए पावर पूरी डेरिवेशन करके दे दी, और ये वाले ग्राफ भी आप बना के दिखाओगे उनको, जो मैं पहले भी आपको दिखाता आ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला ग्राफ भी दिखाओगे, जैसे वोल्टेज बनाई, करंट कहाँ बनाऊं, अब आप अज्यूम कर ही रहे हो तब से कि लैगिंग सर्किट है, इसलिए आपको यहां बनानी है जस्ट लैगिंग है, अच्छे से आपने ऐसे दिखा देनी है। मैग्नीट्यूड आप इसका कितना भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है बराबर ही दिखाना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं हम कि भाई ये जो है ये इस तरह का आएगा वोल्टेज और करंट। ब्लू वाली आपकी वोल्टेज है, ब्लू वाली आपकी करंट है, ग्रीन वाली आपकी वोल्टेज है। करंट लैग क्यों कर रही है, क्योंकि एज्यूम किया हमने, ये आपने लिखना है, टाइम डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन ये टाइम डायग्राम जो बना रहा हूं इसमें एक अजम्पशन है क्या, कि ये RLC सर्किट के लिए है, जहां पे आपने एक्सएल को ग्रेटर देन माना है एक्सी से, और हमने सर्किट को इंडक्टिव माना है, लैगिंग माना है। इसको आप पीछे भी कर सकते हो ऐसे। तो पावर की डायग्राम कैसे बनाते हैं आपको सिखाई है मैंने, आओ देखें। पावर की डायग्राम बनाने के लिए इंटरवल ये वाला आया, इसमें इतना सा आएगा बस, क्योंकि छोटा इंटरवल है, अगला इंटरवल बड़ा है तो इसलिए ऐसा आया, फिर ये ऐसे आएगा छोटा सा, फिर ये बड़ा आएगा ऐसा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये पावर की वेव फॉर्म बनी जिसकी डबल फ्रीक्वेंसी है, ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। एवरेज 0 नहीं दिखाई दे रहा, सामने सामने दिखाई दे रहा है, और एवरेज क्या आएगा, इसका एवरेज मालूम है आपको किसके बराबर आएगा, इसका एवरेज ऐसे आएगा, कहीं ये एवरेज आएगा, इसको आप पी एवरेज लिख सकते हो, और दिस पी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, अभी आपने निकाला वी आई cos 5, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लिख दो, ये PT है, ये VT है, मैंने लिखा हुआ था पहले भी डायग्राम्स में। ठीक है, तो इस तरह से ये करना है आपने। RC में भी सेम आंसर आता है VI cos 5। RC अगर इंडक्टिव कैपेसिटिव कोई भी हो उसमें सब में VI cos 5 आता है, लेकिन R/Z की बात जैसे हम कर रहे हैं, तो R अगर जहां पे ये नहीं हो, XL XC ना हो, तो cos 5 वहां 1 होगा, तो 5 0 होगा, वहां पे इन फेज होगा, जैसे प्योर R सर्किट है, या VL और VC बराबर हो जाए तो। थैंक यू वेरी मच।